हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको जीके जीएस की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सिलेबस आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय इतिहास से 5 अंक के यानी कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे टॉपिक्स देख सकते हैं। ठीक है, केवल आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया गया है वही आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, वैदिक संस्कृति हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म, मौर्य वंश हो गया, तो केवल इनको ही आपको पढ़ना है। कोई भी बुक उठाइए, या तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स लिए हैं तो इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप लोग टॉपिक वाइज क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, भूगोल से आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे 5 क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से 5 प्रश्न आएंगे, एंड साइंस से जो है, एंड यहाँ पे संविधान से 5 क्वेश्चंस, एंड साइंस से जो है 5 प्रश्न आएंगे। यानी कि टोटल आपके 30 प्रश्न इससे बन रहे हैं, जो कि आज की इस वीडियो में टेस्ट लेने वाला हूं सभी सब्जेक्ट का। सभी सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चंस होंगे। देखिए आपका कितना स्कोर जाता है। 12 प्लस अगर आपका जाता है तो बहुत स्कोर सही जा रहा है आपका, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, अगर प्रैक्टिस सेट में ये मान के चलिए, जैसे मैं 30 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट ले रहा हूं तो 12 जा रहा है, तो ये 5 इसमें प्लस ही मान के चलिए कि आपके एग्जाम में आएंगे। ये मान के चलिए कि 30 में 17 प्लस सही होंगे आपके इसमें। ठीक है, और स्टैटिक जीके का अलग पोर्शन है, स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चंस अलग से आएंगे। ठीक है, और उसका जो टेस्ट होगा वो शाम को होगा। ठीक है, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर का। ओके, 10 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के आएंगे, 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के आएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। पेड एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, और जो भी यूपी ट्रिपल सी पेड एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? ये दिया जाता है भद्रबाहु को दिया जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए, सांची का स्तूप किसके समय में बनवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप जो है किसके समय में बनवाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है बनवाया गया था मौर्य वंश के समय में। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सांची का स्तूप बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ पर काजी नियुक्त किया था? जवाब देंगे सभी लोग तीसरा का। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है कहाँ पे? जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देंगे, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और सही लोगों का भला हो सके। दूसरों का भला अगर आप लोग करेंगे तो आपका भी भला ऊपर वाला करेगा। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है स्थित है कहाँ पे? तो ये है नांदेड़ में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कृषि का आरंभ हुआ था किस युग में? कृषि का आरंभ हुआ था किस युग में? जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। कृषि का आरंभ हुआ था कहाँ से? तो नवपाषाण युग में हुआ था कृषि का आरंभ। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। क्वेश्चन तो आप लोग मतलब मेरे ख्याल से बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। कृषि हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आनंद मठ हो गया। ठीक है, यानी कि एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है, एक तरफ उनके लेखक दिए हैं, तो कौन सी पुस्तक किस लेखक की है ये आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है, और सारे लोग ज्वाइन हो सकें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है भाई। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आनंद मठ, आनंद मठ के रचयिता कौन है? बांकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, उसके बाद दी आर्कटिक होम ऑफ दी वेदाज,
ये जो है इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसके बाद यंग इंडिया के लाला लाजपत राय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये तो सभी को पता होगा, महात्मा गांधी जी की है। तो 6 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी पुस्तक के नाम लिखिए आप लोग और उनके लेखक के नाम ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, छपेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करें। चलिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहा था, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? सभी लोग 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली या लॉरेन हेस्टिंग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उस समय फहराए रखा था लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही हैं? जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन एक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए श्रीमती एनी बेसेंट रही हैं, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता रही हैं एंड श्रीमती सरोजिनी नायडू रही हैं, तीनों रही हैं, बट श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित नहीं रही हैं। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही हैं, ठीक है। चलिए ये जो है विजय लक्ष्मी पंडित जो है भारत की प्रथम महिला राजदूत थी, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये भारत की प्रथम महिला राजपूत थी। चलिए ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था कौन सा? ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था कौन सा? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट, ओके। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस और पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट ये 1919 में लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भारत में विजय से पूर्व दादर व नगर हवेली किसके उपनिवेश थे? दादर व नगर हवेली किसके उपनिवेश थे भारत में विलय से पूर्व? तो ये थे पुर्तगाल के उपनिवेश, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? बाघ परियोजना कब आरंभ की गई है? बाघ परियोजना कब आरंभ की गई है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बाघ परियोजना जो आरंभ की गई माय डियर फ्रेंड्स 1973 में आरंभ की गई है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, तो इनमें विचार करना है आपको। अनुक्रम सही कौन सा है उत्तर से दक्षिण की ओर का? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी का आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है और अपना स्कोर डियर जरूर शेयर किया करें ताकि मैं जान सकूं आपकी तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को अभी मैं करवा सकूं। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है, सतपुड़ा आएगा, फिर उसके बाद सह्याद्री आएगा, ठीक है। यानी कि 12 का जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है कहाँ से कहाँ? तो ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, ठीक है। स्टार लगा के नोट करिए, मेरी भी बात माना करें आप लोग। चलिए डंकन पैसेज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? डंकन पैसेज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी थी, यानी कि किस राज्य की थी, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर जो थी वो थी किस राज्य की? केरल राज्य की थी। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा तो बिहार आपको याद रखना था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग होता है? उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग होता है। और क्लास डियर कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। बस आप लोगों से मैं कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाली सभी अपडेट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग होता है माय डियर फ्रेंड्स? ये होता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? नेशनल इनकम से जो है क्या तात्पर्य है? नेशनल इनकम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है?
तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य, ये राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर टैक्स या आयकर या केवल चुंगी या बिक्री कर, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो वो है आपका आयकर यानी कि इनकम टैक्स। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? पिछली क्लासेस को भी आप लोग जरूर देखते रहें। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? 1 महीने का डियर आपके पास समय है, मात्र 1 महीने का, बस जान लगा दीजिए। आने वाली भर्ती में आपको सम्मिलित होना है, ठीक है, लेखपाल में सिलेक्ट भी होना है, मैं सपोर्ट करूंगा आपका। तो भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? ये हुई थी 1960 के दशक में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पूछे तो 1966-67। ठीक है, 1966-67 ये भी आप लोग को याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। ओके, चलिए राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी अनुषंगी संस्था है? राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी अनुषंगी संस्था है? 20 के जवाब देंगे सब लोग। राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी अनुषंगी संस्था है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ओके, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है? आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है? ये चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए, मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया था? जवाब देंगे, मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया था? माय डियर फ्रेंड्स, इनको रखा गया था 3 प्रवर्ग में। और टोटल कितने राज्य थे? 27 राज्य थे। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोर कहते हैं? किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोर कहते हैं? 22 का जवाब आना स्टार्ट हो गया है सभी का। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। तो वो है अनुच्छेद 19 जिसे भाग का कोर कहा गया है मूल अधिकार के। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक योजना आयोग का उद्भव स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक योजना आयोग का उद्भव स्रोत है? और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। ठीक है, और मैं ऐसे ही डेली आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस लाता रहूँगा, प्रैक्टिस क्लास लाता रहूँगा। तो कौन एक योजना आयोग का उद्भव स्रोत है? तो वो है आपका संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनको राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? किनको राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो अधिकार है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है? किसका जो है वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है, राष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा के सभापति का होता है, प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वह संचित निधि पर जो है भारित नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो वो है एक्स किरणें। ठीक है, ये छपने वाला प्रश्न है तो स्टार लगा के नोट कर लीजिए किसे आप लोग। प्रोटीन संश्लेषण होता है किसमें? प्रोटीन संश्लेषण होता है किसमें? 27 का जवाब देंगे। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रयोग होता है मेरे फ्रेंड्स बाइफोकल लेंस का। ओके, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो लेड धातु प्रयुक्त होती है। ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। यदि किसी दर्पण में थीटा से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा कितना? तो होगा कितना होगा?
2 थीटा हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपकी जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए, ताकि मैं जान सकूं आपका जो है कितना स्कोर गया है। और यहाँ पे ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, गणित, हिंदी, रीजनिंग, समय जागरूकता व हिंदी गद्यांश, ग्राफ एवं तालिका, समसामयिक यानी कि करंट अफेयर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 149 रुपये में परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीने का समय आपके पास, बस बिल्कुल झोंक दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, लव यू।